अब आपने जो कल देखा था, कहाँ तक देख लिया था? स्कंदन तक देख लिया था। अब इस हाँ हार्डी सुलझे देख लिया था। स्कंद ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाओ भाई। ठीक है, देखिए आपको स्कंदन बता दिया था, इसके बाद उसी के आधार पर एक हार्डी सुलझे का नियम बताया था, जो कल आपको बताया था कि नियम कोई था नहीं कायदे में, ज़बरदस्ती बनाया गया नियम था। अब अगली चीज़ आती है, अगली हेडिंग है रच्छी कोलाइड। ठीक है, अब देखिए, अरे सुन लो भैया पहले, देखिए रच्छी कोलाइड आती है। अब रच्छी जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ देखें तो ये जो रच्छी वर्ड है, ये रक्षा करने से है। ठीक है, यही तो भाई जो रच्छी वर्ड है, रच्छी का मतलब है, ठीक है, रक्षा करना। रक्षा करने का मतलब तो समझते हो कि कोई घटना घटित हो रही हो, हम उसको उससे बचा लें। भाई ये तो है, पता चला किसी को चोट लगने जा रही थी, हमने उसको बचा लिया, मतलब उसकी रक्षा कर ली। फिर रक्षा करने का मतलब यही तो है कि किसी के साथ कोई घटना घटने जा रही थी और उसको घटने से पहले ही हमने रोक लिया, मतलब उसकी रक्षा कर ली। अब यहाँ पर कोलाइड, कोलाइड तो मतलब समझते हो कोई विलेन टाइप का होगा कोलाइड, ये तो है। अब उस विलेन की रक्षा करना, ठीक है, थोड़ा सा भाई धीरे बोलिए तो हमारी आवाज़ पहुँचे तो आप तक, देखिए इसमें माइक वाइक तो है नहीं कि आप तक वहाँ पहुँच जाएगी आवाज़। ठीक है, तो हमें उतना तेज़ बोलना पड़ता है, जितना आप आवाज़ करते हो उतना हमको तेज़ बोलना पड़ता है, उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो थोड़ा कम कम मेहनत करवाइए। तो यहाँ पे देखिए, रच्छी का मतलब है रक्षा करने वाला, कोलाइड का मतलब है कोई वही ऐसा कोलाइडी या कोलाइड विलेन हो जिसकी रक्षा करे। तो अब रक्षा कैसे करेगा, वो भागा तो जा नहीं रहा है, ठीक है ना, तो उसका कोई एक्सीडेंट हुआ जा रहा है कि यार हम बचा लेंगे रक्षा करने से, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा उसके साथ, यही तो है। पता चला विलेन है, खराब हुआ जा रहा है, जैसे दूध रखा है, अब आपने उसको गर्म कर लिया, मतलब उसकी रक्षा कर ली, ये तो है। गर्म नहीं किया, फट गया, बेकार हो गया। अब कुछ लोग फटे का भी यूज कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है जिस काम के लिए था, मतलब जो दूध था वो तो बेकार हो गया, अब आप उसको यूज चाहे जैसे करो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जिस फॉर्म में था उस फॉर्म से चला गया। अब आपने कई बार देखा होगा, बहुत से दूध वाले आते हैं, अब भैंस हैं या गाय हैं, उनका एक टाइम होता है, सुबह, हाँ सुबह 5-6 बजे लगेंगी, शाम को भी वही टाइम 5-6 बजे। अब मान लो कोई दूध वाला आया, अब वो 3 बजे आपके यहाँ दूध देने आया दोपहर में, गर्म करके लाया होगा क्या घर से दूध? नहीं लाया होगा ना। गाय या भैंस लगी कितने बजे होगी? 6 या 7 बजे, यही तो। अब होता ये है, हम मान लीजिए दूध लेके आए बिल्कुल ताज़ा लगवा के, या आपके घर का हो, अब पता आपने 6 बजे लगाया, किसी दिन कारणवश भूल गए 8 बजे तक, 8 बजे उसको गर्म करने के लिए उठाया, देखा फट गया। होता है ऐसा? नहीं होता है। मतलब ताज़ा लगा के लाए गाय से या भैंस से, उसके बाद देखा 8 बजे तक वो दूध फट गया। अब दूध वही है, दूध तो कोई नहीं है दूसरा, अब वही दूध उसने 6 या 7 बजे रिसीव किया है और आपको उसने कितने बजे ला कर दिया? 3 बजे ला कर दिया, फिर भी वो नहीं फटा। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसने मिलाया होगा, नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो मिलाई होगी जिसने उसको फटने से बचा लिया। तो वही उस विलेन के लिए क्या होगा? रच्छी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करिए दूसरी जगह से। अब मान लो, ठीक है, कि दूध रखा है, अब आपको ये भी पता है कि दूध में अगर हम नींबू डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। अब हम क्या कर दें, नींबू क्या होता है? एसिड होता है। अब अगर हम नींबू डालेंगे तो दूध फट जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हम नींबू डालें लेकिन दूध ना फटे, समझने वाली बात, यानी हम उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दें कि हम नींबू डालें फिर भी दूध ना फटे। तो वो जो भी पदार्थ हम मिलाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी बात की बात है, लेकिन जो भी पदार्थ मिलाएंगे वो क्या होगा? रच्छी कोलाइडी तो होगा कि उसने दूध को फटने से बचा लिया है, यानी दूध की रक्षा करी। अब होना क्या चाहिए कायदे में, ये मान लो इसमें, ठीक है, दूध भरा रखा हुआ है, ये आप नींबू डाल रहे हो, नींबू क्या है? एसिड है। अब अगर हम इसमें कहीं बीच में क्या मिला दें?
बेस यानी क्षार मिला दें तो अम्ल और क्षार न्यूट्रल हो जाएंगे। अम्ल ने क्षार के प्रभाव को खत्म कर दिया। अब अगर इसमें वो चीज़ मिलेगी भी नींबू तब भी दूध नहीं फटेगा। क्यों? क्योंकि क्षार गया है, अम्ल गया ही नहीं उसमें। नींबू आपने डाला तो ज़रूर है, लेकिन बीच में कोई ऐसा पदार्थ है जिसने उस पदार्थ को सोख लिया, वहाँ तक गया ही नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे डायपर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि डायपर पहना दो तो टॉयलेट नहीं करते हो, ठीक है, टॉयलेट तो करते हैं ना, लेकिन वो बाहर तक नहीं आ पाता। मतलब कपड़े पहने हैं, कपड़े गीले नहीं हो रहे, तो इसका मतलब नहीं उसने टॉयलेट ही बंद कर दी, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है जिसने क्या किया है, उस टॉयलेट को सोख लिया है। और सोखने पर होता ये है, उसके अंदर इस तरह का केमिकल होता है कि जब पानी पड़ता है उस पर तो बिल्कुल सूख जाता है, भुरभुरा एकदम बाल मिट्टी जैसा बन जाता है, मतलब पूरी तरह से सूख गया हो। अब उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब भी कर ली, कोई नुकसान भी नहीं हुआ आपका, ठीक है। या बच्चे का जो भी है, बच्चा आराम से सो तो रहा है कम से कम, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, ठीक है, पता चला ऐसे सिंपल है, मार जग गया बीच में। अब वैसे है कि सो तो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमने बीच में कुछ ऐसा मिलाया है कि जो यहाँ से चीज़ जा रही है उसको पता ही नहीं चल रहा वहाँ पर कि आखिर ये चीज़ क्या है। मान लो यहाँ है, कमरा पूरी तरह से सील कर दो, हम यहाँ चिल्लाते रहें, आप बाहर से बंद करके चले जाओ, ठीक है, हम यहाँ चिल्लाते ही रहेंगे, बाहर जब आवाज़ पहुँचेगी आप तक तब तो आप खोलने आओगे। अब मतलब आवाज़ पहुँची नहीं, अब हम चिल्लाए जा रहे हैं, वो आवाज़ उसको समझ। ऐसे देखा होगा बहुत से लोग, जैसे गाड़ी आप चला रहे होते हैं, कार, अब किसी ने कोई गड़बड़ी करी तो सांत्वना के लिए अंदर ही गाली दे देते हैं। अंदर गाली देने जानते हैं, जाएगी तो है नहीं भाई, आवाज़ बाहर तो निकलेगी नहीं गाड़ी से। अब मार वो गलत सलत चला रहा था, उसको गाली दे रहे हैं, अब इतनी हिम्मत नहीं कि खोल के गाली दे, क्योंकि उनको पता है खोल के देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सांत्वना तो लेनी है ना कहीं भाई, जैसे सुकून है, गाली है, गाली की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जब आपको कोई परेशान करे, यानी आप कहीं गुस्से में हो, तो उस समय आपके द्वारा बोले गए वो शब्द जो आपको आनंद या सुकून की अनुभूति कराएं, पर वही तो गाली है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया या मार दिया। अब अगर आप कुछ मिलना तो नहीं है, खाली गाली दे लोगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा कि यार चलो नहीं मार पाए, क्या है, कम से कम गाली तो दे ली, ठीक है। तो वही है परिभाषा गाली की, कि गुस्से में आकर कहे गए वो शब्द जो हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। याद कर लीजिए परिभाषा क्या कहलाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, वही चीज़, तो वो सांत्वना देनी है अपने आप को। अब खुलेआम तो नहीं दे पा रहे सांत्वना, तो अपने अंदर ही, ठीक है, गाड़ी के अंदर ही बोल लिया, ठीक है, उसको भी पता नहीं चला, हमको भी सांत्वना मिल गई कि यार कम से कम चलो गाली तो दे ली हमने। तो यहाँ पर रच्छी कोलाइड में ये है, मान लो यहाँ पर कोई कोलाइड था, चलिए अब इस पे आ जाइए टॉपिक पे। ये आपका मान लो कोई कोलाइड था, इसमें हम कुछ मिलाएंगे, ए मिलाया हमने, तो ये कोलाइड गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक। हम ए मिला देंगे तो ये कोलाइड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब रच्छी कोलाइड का मतलब क्या है कि हम इसको मिलाएं तो, लेकिन इसको खराब होने से रोक ले, कोई ऐसा पदार्थ हो जो इसको खराब होने से रोक ले, मतलब वो पदार्थ इससे टकरा जाए, ये तो हुआ, वो पदार्थ इससे क्रिया कर जाए, इसके प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर दे, तो कोलाइड पर असर नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो कोलाइडी विलयन में मिला दिया जाए तो किसी वैद्युत अपघट्ट से होने वाले स्कंदन को रोक ले। जैसे अभी दूध का एग्जाम्पल बताया, आप दूध लिया आपने, नींबू निचोड़ दिया, क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे। अब हमने कह दिया कि नींबू है क्या, कायदे में एसिड ही तो है, हमने कोई उसमें क्षार मिला दिया। अब हमने उसमें क्या कर दिया, क्षार मिला दिया जब एक, तो जब क्षार है वो क्या करेगा, नींबू को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब नींबू का जो असर था अम्ल वाला वो पहुंचा ही नहीं, कहाँ तक, दूध तक, तो दूध क्या खराब होगा, नहीं होगा। तो वो जो क्षार है वो दूध के लिए क्या है, रच्छी कोलाइड है, कि हमने एक कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडी विलयन को स्कंदित नहीं कर पाया, बीच में ही कोई पदार्थ मिल गया जिसने उसको क्या कर दिया, ठीक है, नष्ट कर दिया।
अब देखिए यही चीज़ें हमारे अंदर भी होती हैं, हमारी बॉडी में भी यही सिस्टम है कि हमारी बॉडी में सारे हमारे शरीर के अंदर पहरेदार हैं। अब वो क्या करते हैं, चीज़ों की रक्षा करते हैं। जैसे आपने कोविड की घटना बहुत देखी होगी भाई, अब तो लगातार 2 साल हुए जा रहे हैं, सुनते सुनते थक गए कोविड के बारे में। तो है क्या, यही चीज़ तो है। हमारा शरीर क्या है, हमारे कहते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। बहुत बार सुना होगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, कोविड कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इम्यूनिटी जो है वो दवा ही है। दवा से मतलब है, इम्यूनिटी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर के सैनिक, समझ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर के सैनिक तैयार हैं। बाहर से कोई आया आतंकवादी, क्या कर पाएगा, उसको उड़ा देंगे। यही हाल होता है एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, जैसे वैक्सीन बताई जाती है आपको, वैक्सीन कैसे काम करती है, तो वैक्सीन यही है और कुछ नहीं है। वैक्सीन में करते क्या हैं, कोरोना वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं। वैक्सीन लगवाई किसी ने इसमें? अभी आपकी लगी नहीं रही, एक लग गई, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन लगा होगा। परिवर्तन से मतलब है कुछ बुखार आया होगा, हाथ पैर दर्द हुए होंगे, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। अभी आपके शरीर पर डिपेंड है। कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं, अच्छा इनको ज़्यादा बुखार आया मतलब ये गड़बड़ है, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमको तो आया ही नहीं, मतलब हम बहुत ताकतवर हैं कि हम उसको भी झेल लेंगे। आप ताकतवर नहीं, उल्टा होता है इसमें। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको बुखार आता है, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको बुखार नहीं आएगा। कारण ये है कि जैसे हम हैं, मान लो अब हमारे अंदर के सैनिक हैं, अब वो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ज़रा सी भी हमको दिक्कत नहीं, तो हमारे शरीर के जो अंदर के सैनिक हैं बिल्कुल शांत बैठे हैं, नहीं, इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन आपने दी, अब सारे के सारे सैनिक एक्टिव हो गए। तो सैनिक जब एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी कुछ लगेगा, तो हमारे शरीर में समस्या जनरेट होती है। ऐसा लगता है कि हमको बुखार आ रहा है, हमारा हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। अब आपको पहले से कोई इन्फेक्शन था, आपके अंदर एंटीबॉडी तो पहले से जनरेट हो चुके हैं। अब वैक्सीन का काम ही है एंटीबॉडी जनरेट करना। अब वैक्सीन लगवाई, एंटीबॉडी तो पहले से थे जनरेट, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी उनको एंटीबॉडी जनरेट करने में। अब उनको कुछ बुखार ही नहीं आया, बुखार नहीं आया तो बहुत खुश हैं, जबकि उल्टा है, इसका मतलब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन पहले से था। तो इसीलिए ज़्यादातर टीके होते हैं, टीकों में कहा जाता है कि बुखार आना अनिवार्य होता है। क्यों? उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी सही थी। अब जैसे वैक्सीन बता रहे थे, वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में यही होता है, जो वैक्सीनें लग रही हैं उसमें क्या करते हैं, कोरोना वायरस ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। जो वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो इसका मतलब कोरोना वायरस आपके अंदर लगा दिया गया, ठीक है। हमने लगवाई है तो इसका मतलब कोरोना वायरस हमारे अंदर भेज दिया गया है इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब हमारा शरीर ने जब उसको देखा है तो मार बंदूक लेके तैयार हो गया, अच्छा रहे हो बेटा, उड़ा देंगे तुमको। अब वो पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन चुकी है, पहचान चुका है दुश्मन को कि ऐसा होता है कोरोना वायरस। अब जब असली वाला कोरोना वायरस कहीं आएगा, ठीक है, तो पहचानते तो वही है, फोटोकॉपी मशीन है हमारे शरीर के अंदर। बस जैसे एक कोरोना वायरस इंटर किया, तुरंत फोटोकॉपी मशीन ऑन हुई, हज़ारों फोटोकॉपी कर दी, सभी अंगों को भेज दी, ये देखो है भैया दुश्मन। अब सब अंग तैयार हैं हमारे लड़ने के लिए। अच्छा इस तरह का कोई दिखे हो बस उड़ा देंगे भी गोली से। इसी सिद्धांत पर वैक्सीन काम करती है। इसी सिद्धांत पर वैक्सीन काम करती है कि जब आपने वैक्सीन लगवा ली है, अब आपके सैनिक तैयार हैं बॉडी के अंदर। जैसे ही एक कोरोना वायरस इंटर करेगा, आपका शरीर उसकी फ़ोटो हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ोटो कॉपी करके पूरे शरीर में भेज देगा कि भैया ये दुश्मन आया है। ऐसा नहीं वांटेड लगा देते हैं फ़ोटो, ये वांटेड है, इसको कहीं देखते ही गोली मार दो। तो वही हाल हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, तब भी हमारी बॉडी ये जान पाती है, वरना और उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो वो अब जान गई, एक बार पहचान लिया उसने, हमारी बॉडी यही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बुखार से भी मर जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे लोग मरते नहीं, बस फ़र्क ये है ये एक नया वायरस था, तो हमारी शरीर अभी हमारी बॉडी जानती नहीं थी इसको। अच्छा बेटा वो जानती थी, अच्छा बढ़िया आदमी हो तुम, आ जाओ। उसको बाद में पता चला इतना दुश्मन था, उसको अगर पहले पता चल जाता कहीं तो पहले ही नहीं छोड़ती। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो जानती नहीं है अभी। हमने वैक्सीन इंजेक्ट करा दी, मतलब शरीर को इन्फॉर्म कर दिया भैया ये दुश्मन है, फ़ोटो इसकी लगा दी यहाँ पे, ये दिख जाए सतर्क हो जाना, बिल्कुल तैयार।
अब कोरोना वायरस एक भी आएगा हमारे अंदर, हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अपने आप तैयार हैं, अब उसी कूच देंगे हमारे भैया, अंदर उसका भरता बना देंगे, अब वो बेकाम हो गया, अब वो कुछ कर ना पाएगा। आए भले हो सकता है पॉजिटिव हो जाए हम, ठीक है, वैक्सीन लगवाने के बाद, लेकिन वो मतलब वायरस हमारा कुछ कर नहीं सकता है। पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि उसके बाद हम सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर तैयार है उस चीज़ से लड़ने के लिए। ठीक है, और वही चीज़ है जिसने नहीं लगवाई है उसमें यही है। अभी हमारा शरीर अभी भी नहीं जान पाया। अब ये थोड़ी है कि 26 साल से जन्मा है तो हमारा शरीर जान गया होगा अच्छा ये कोरोना वायरस है, स्ट्रक्चर देख देख के हमारे परेशान हो गए, ये गोल गोल है, इसी से निकले हैं कुछ, तो ये कोरोना वायरस है, इसको देख के। अब उसको क्या पता यार, ये तो हमारे माइंड ने देखा है, आँखों ने देखा है, अंदर के स्ट्रक्चर को क्या पता कि अच्छा ऐसा था। अंदर जब भेजोगे तभी तो जान पाएगा कि वो इस तरह का है। अब अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमने वैक्सीन लगा ली, मतलब अंदर वाले को भी दिखा दिया कि इस तरह का कोरोना वायरस है। अब अगर इस तरह का कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर आएगा तो वो उसको मारना शुरू कर देगा, चाहे भले वो अच्छा हो चाहे खराब हो। अब पता लगा इसी स्ट्रक्चर का कोई दूसरा तैयार हो गया बढ़िया वाली चीज़, उसको भी कूच देगा वो। अच्छा बेटा तुम ही हो कोरोना वायरस, भले फ़ायदेमंद चीज़ हो, पता चला उसी को निपटा दिया। ये अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो रच्छी कोलाइड जान गए होंगे शायद आप कि कोई भी ऐसा, ठीक है, जो क्या कर दे, स्कंदन से किसी भी विलेन की रक्षा कर दे, वो कोलाइड क्या कहलाएगा, रच्छी कोलाइड कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ आती है स्वर्ण संख्या, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2022, ठीक है, कन्फर्म आएगा 2022 में अगर पेपर होंगे, ठीक है, 22 में तो दोगे पेपर, हाँ तो ठीक है आएगा। अब यहाँ से देखिए स्वर्ण संख्या क्या है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। अब स्वर्ण संख्या की परिभाषा में एक बार बोल दें जरा, अगर कुछ समझ में आ जाए तो हमको बता दीजिएगा। स्वर्ण संख्या की परिभाषा ये कहती है किसी भी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% या 10 ml गोल्ड साल या NaOH के विलेन को स्कंदित होने से रोक सके। आप एक बार नहीं 10 बार सुन लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, फिर भी जब आएगी तो आप गलत कराओगे, जान नहीं पाओगे कि किसकी मात्रा है किसकी क्या है। यहाँ पे वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं, जैसे लिखा नहीं होता उस पर तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी खाते हैं, तो यहाँ पे हम वही आपसे कह रहे हैं कि आप याद करके देख लीजिएगा, रट रटा के, परिभाषा आएगी गलत कराओगे। अगर समझ लिए एक बार फिर कोई गलती के चांस नहीं है, अपने आप परिभाषा बना लोगे। अब देखिए ज़रा, हमने ये बताया यहाँ पर क्या था, कोई कोलाइड था, इसमें हम क्या मिला रहे थे, कोई पदार्थ मिला रहे थे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, इसका स्कंदन हो रहा था। हमने इसमें क्या मिलाया था कि स्कंदन रुक गया था, ऑक्सीजन। हम गए हो कोरोना वाला भी बाहर नहीं निकले क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हो। रच्छी कोलाइड मिलाया था, ये तो है, हमने रच्छी कोलाइड मिलाया था तो इससे होने वाले स्कंदन को इसने रोका था। अब स्वर्ण संख्या कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, स्वर्ण संख्या सिर्फ ये है कि जो रच्छी कोलाइड हमने मिलाया है उसकी मिलीग्राम में मात्रा, कितना रच्छी कोलाइड हमने मिलाया है कि स्कंदन से बच गया है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। बात हमारी समझ पाए। जो आपने अभी रच्छी कोलाइड में देखा कि कोई हम क्या कर दें, कोई रच्छी कोलाइड का मतलब है किसी भी कोलाइडी विलेन को स्कंदन से रोकने के लिए हम जो पदार्थ उसमें मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, रच्छी कोलाइड। अब स्कंदन से रोकने के लिए रच्छी कोलाइड की हमने जितनी मात्रा मिलाई है, बहुत ज़्यादा किलो 2 किलो नहीं लगती है, मिलीग्राम में लगती है, 1-2 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम, जितने मिलीग्राम हमने मिलाए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या। कुछ समझ आया? स्कंदित होने से बचाने के लिए जितने मिलीग्राम मिलाए हैं वो क्या है, स्वर्ण संख्या। अब यहाँ पे समस्या एक खाली आई, समस्या ये आई कि मान लो हमने कह दिया 10 ml मिलाए हमने तो स्कंदन रुक गया, यही तो है, स्कंदन क्या हो गया, रुक गया, तो इसका मतलब स्वर्ण संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। पक्का कंफर्म है ना। अब समस्या क्या है यहाँ पर उसको भी जान लेते हैं जरा। तो समस्या ये है, ये किसी विलेन में मिलाई गई होगी। अब वो विलेन या तो 1 लीटर रहा होगा, 1.5 लीटर रहा होगा, 2 लीटर रहा होगा, 5 लीटर 10 लीटर रहा होगा, ये तो है।
मान लो 10 लीटर विलेन में हमने क्या मिला दिया, 10 ml मिला दिए और इसका स्कंदन होने से रुक गया। ठीक, अब मान लो यहाँ पर 100 लीटर ले लिया गया, तो क्या ये 10 ml काम करेगा? फिर तो और मात्रा चाहिए होगी ना। बस यही एक कमी थी, इसको सुधार दें कि जो मात्रा है कितने में मिलाना है उसको भी अगर हम फिक्स कर दें, बस हमारी परिभाषा हो गई। फिर से सुन लीजिए, टुकड़ों में सुन लीजिए। पहले क्या है स्वर्ण संख्या? जिस रच्छी कोलाइड को हम मिला रहे हैं उसकी मिलीग्राम में मात्रा ही क्या है? स्वर्ण संख्या है। ठीक, अब समस्या यहाँ पे ये हुई कि मात्रा कितने में मिलानी है, कि ये 10 ml कितने को रोक लेगी। भाई 10 ml को रोक लेगी, 50 ml को रोक लेगी, 1 लीटर को नहीं स्कंदित होने देगी, 5 लीटर को नहीं स्कंदित होने देगी, 10 लीटर को नहीं स्कंदित होने देगी। 100 लीटर आ गया, अब तो वही ख़त्म हो गई, फिर स्कंदित हो जाएगा। इतनी देर से मेहनत करे डाल रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार, पानी फिर गया। ठीक है, तो आप ये कि यहाँ पे क्या किया हमने, रच्छी कोलाइड मिलाया है। अब किसी मात्रा में फिक्स कर दीजिए। यार आपको चाय बनानी है, अब 2 कप बनानी है, मान लो 3 कप बनानी है। अब उसमें आप ठीक है, शक्कर है, दूध है, चाय पत्ती है, कोई चीज़ है फिक्स कर लो। ये दूध है, अब मान लो 3 कप चाय बनानी है, अब उसमें कम से कम 1 कप तो दूध होना चाहिए, तभी तो सही सलामत चाय बनेगी। कुछ ठीक, वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए। अब पता चला चाय बना रहे हैं 20 लोगों के लिए, मानक आपने फिक्स कर रखा है 1 कप चाय, 1 कप दूध 1 कप मिलाया है। ठीक है, चाय बना दी 40 कप, उसमें दूध पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है मानक तभी पता चल पाएंगे ना जब प्रोडक्ट जो है आपका या जिसको आप बना रहे हैं वो भी लिमिट में हो। तो बस यही अंतर है कि इसमें मात्रा हमको फिक्स कर देनी है। तो 10% NaOH या ठीक है 10 ml NaOH या 10% गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल एक विलेन होता है, या 10 ml NaOH। सीधी सी एक बात मान लो, कोई अगर हमने 10 ml NaOH लिया है, उसको स्कंदित होने से रोकने के लिए जितनी मात्रा लगेगी रच्छी कोलाइड की, वही क्या है? स्वर्ण संख्या है। 100 ml को रोकना है, मात्रा बढ़ाओ। एक बीच की मतलब मेन फोकस चीज़ मान ली कि भैया 10 ml NaOH को हमको स्कंदित होने से रोकना है। जितनी मिलीग्राम में मात्रा मिलानी पड़ेगी वही उसकी क्या है? स्कंदन शक्ति, या आप कह सकते हैं ठीक है स्वर्ण संख्या है। स्कंदन शक्ति का मापक ही स्वर्ण संख्या है। ठीक है, स्कंदन शक्ति जो है उसको रोकने के लिए जितनी हमें लगती है वही चीज़ क्या है? स्वर्ण संख्या। अब समझ पाए? अब परिभाषा सुनिए जरा एक बार। किसी रच्छी कोलाइड की, अब इससे रिलेट करके सुनिएगा, अब खाली परिभाषा मत सुनिएगा। किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml NaOH या 10% गोल्ड सॉल के विलेन को स्कंदित होने से रोक सके, क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं रहा? खाली परिभाषा पढ़ते तो 10 बार डाउट रहता कि आखिर परिभाषा रट जरूर लेते लेकिन हम जान नहीं पाते उसमें। अब उसके बाद आता है ठीक है कोलाइडी विलेनों का शोधन। शोधन में एक विधि आती है पेप्टीकरण और एक अपोहन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेप्टीकरण और अपोहन। अब देखिए आज समझ लीजिए दोनों चीज़ें, कल आपको हम लिखा देंगे ये चीज़। तो शोधन करने की विधियाँ देखिए, पेप्टीकरण, अरे सुन लो भाई, पेप्टीकरण ठीक है, और दूसरी है अपोहन। अरे शांत हो जाओ भाई थोड़ा। अब देखिए पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टीकरण की परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है, और अपोहन डायलिसिस जिसको बोलते हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। अब अपोहन पता चला हमने बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोहन तो रटा हुआ है, अभी पिछले शायद पिछले साल की बात है। एक क्वेश्चन पूछा गया, कोलाइडी विलेन को शुद्ध करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। अब आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं सर ये पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन नहीं था। हमने कहा अपोहन पढ़ा है सर, अपोहन तो याद था। अरे भैया शब्द तो सुनो, जो हमने बताया है वो यही बोला है, कोलाइडी विलेनों को शुद्ध करने की विधियाँ, 2 विधियाँ हैं उनको शुद्ध करने की, यहाँ जो हमें पढ़नी है मेनली। एक कौन सी? पेप्टीकरण, एक अपोहन। अगर उसने आपसे ये कह दिया कि कोलाइडी विलेनों को शुद्ध करने की विधि लिखिए, कोई विधि लिख दो एक, चलेंगी ना।
खाली ये जरूरी नहीं कि अपोहन पूछा जाएगा तभी हम इसको छुएंगे, पेप्टिकरण पूछा जाएगा तो इसको छुएंगे, वरना नहीं छुएंगे। अब पेप्टिकरण क्या है? स्कंदन का उल्टा है। स्कंदन में क्या था? जम गई थी कोई चीज़, यही तो, छोटा अणु मिलकर बड़ा अणु बना दिया था तो स्कंदित होके यानी नीचे बैठ गई थी, जम गई थी। पेप्टिकरण का मतलब क्या है? जमी हुई चीज़ है, कोई चीज़ मिला दें फिर से घुल जाए, ये तो, फिर से विलयन में घुल जाए, वो चीज़ क्या है? पेप्टिकरण, मतलब उल्टा। अब कुछ टीचर ऐसे भी पढ़ा देते हैं, वही जो बताया था, पूछा पेप्टिकरण क्या है? स्कंदन के उल्टे प्रक्रम को पेप्टिकरण कहते हैं। पूछा स्कंदन क्या है? पेप्टिकरण के उल्टे को स्कंदन कहते हैं। परिभाषा एक की भी ना बताई कि स्कंदन क्या है, पेप्टिकरण क्या है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पेप्टिकरण आप जान लीजिए, स्कंदन का उल्टा है बिल्कुल मानते हैं। स्कंदन में क्या था? एक कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है तो कण जमा हो गए एक जगह, बड़े अणु बन गए। पेप्टिकरण उल्टा मतलब बड़े अणु बने हुए हैं, कोई पदार्थ मिला दें तो वो विलयन घुल जाए। ठीक है, यानी पेप्टिकरण का मतलब क्या है? किसी ताजे बने अवक्षेप में, अब ये नहीं 2 दिन पहले बना था उसमें निचोड़े पड़े हैं कुछ, तो नहीं होगा। तुरंत हुआ है चेंज तो हो सकता है वापस आ जाए भी, बेकार हो गया आपका। यानी कोई भी चीज़ तो आप कह सकते हैं तुरंत में तो हो सकता है। अभी आप कोई कपड़ा खरीद के ले जाओ, ना पसंद आए, आज ही आ जाओ या कल आ जाओ, वापस हो जाएगा। आज खरीद के ले गए, अगले साल ध्यान आया, अच्छा ये कपड़ा था, ये तो ख़राब हो गया, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत बीत गया है। तो वही यहाँ पर है कि ताजे बने अवक्षेप के साथ घटना होती है। ये नहीं कि अवक्षेप आज बनाया है, परसों इसमें कुछ मिलाएंगे घुल जाएगा, नहीं। तो परिभाषा इसकी ये है, सुनिए, ताजे बने अवक्षेप में, ठीक है, ताजे बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य या किसी पदार्थ की मात्रा मिला देने पर अगर वो फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पेप्टिकरण। किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित वैद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेप्टिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? नहीं? अब दूध के साथ तो ऐसा नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ढूंढो। दूसरा एग्जाम्पल का मतलब ऐसे ढूंढो कि मतलब एक में हमने बालू मिट्टी कुछ मिलाई, थोड़ी देर रखा रहेगा, वो कहाँ बैठ जाएगी? तली में बैठ जाएगी। उठो जरा सा उसमें पानी गिरा दो, पूरी घुल जाती नहीं घुल जाती? वो चीज़ समझ लीजिए इसको। अब आती है बात अपोहन की, यानी जिसको डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस का नाम सुना है किसी ने? जानते हैं? नहीं, अपोहन तो नहीं सुना होगा आपने। हिंदी में डायलिसिस हो सकता है सुना हो जाता है लोगों ने। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जो कभी कभी यूज किया जाता है जब किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जब किडनी ख़राब हो जाती हैं, किडनियों का काम होता है हमारे ब्लड को या हमारी जो, ठीक है, पानी हम पी रहे हैं यानी यूरिन, उसको फिल्टर करना, मतलब उसकी जो गंदगी है उसको साफ़ करना। किडनियाँ हमारे शरीर का छन्ना होती हैं, सीधी बात ये समझ लो। ऐसे सब हर चीज़ एक अलग अलग चीज़ है। तो किडनी जो है हमारे शरीर का छन्ना है। टाइम हो गया क्या? किडनी जो है वो हमारे शरीर का छन्ना है, यानी जो विलयन जाएगा किडनी से छनेगा पहले, तब वो ब्लड है, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जब छनता है तब वापस हार्ट में जाता है। अगर बिना छना पहुँच गया, गंदगी होगी ना, हार्ट की नलियाँ बहुत बारीक होती हैं, फंस जाएगा। फंस गया मतलब पंपिंग रुक गई, पंपिंग रुकी तो जानते हो हार्ट अटैक, या फिर परमानेंट रुक गए। तो इसलिए क्या है, इसका काम है। अब जब किसी की किडनी ख़राब हो गई, छान नहीं पा रहा, फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है? बाहर से छन्ना लगाना पड़ता है। बाहर से छन्ना ये नहीं कि यहाँ पर चीरा लगाया, रख दिए, एक छन्नी छन रहा है आराम से, ठीक है। आर्टिफिशियल छन्ना नहीं लगा सकते हम, छानना पड़ता है अलग से। तो हम क्या करते हैं? ब्लड को बाहर निकालते हैं, मशीन के थ्रू छानते हैं और फिर शरीर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। ये प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं, ये नहीं थोड़ी देर के लिए लाओ सारा ब्लड निकाल लिया, अब लेटे हैं आराम से। अरे ब्लड नहीं है तो कहाँ लेट पाओगे? तो ये नहीं है कि सब ब्लड निकाल लिया है, मशीनों में डाला, छन रहा है, रुको अभी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, रुको ज़रा रुको, अभी डाल रहे हैं, इंजेक्ट करें, तब तक वहाँ रखा है। दोनों प्रोसेस होते हैं एक साथ, बस सांद्रता अलग अलग होती है, इसलिए वो मिलते नहीं हैं कभी। एक इंटर होता रहता है, एक ब्लड निकलता रहता है। जब पूरा प्योरीफिकेशन हो जाता है तो 2, 4, 10, 15, 20 दिन काम करता है, फिर महीने 2 महीने बाद डायलिसिस करानी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है केवल उस विलयन से गंदगी निकालना, शुद्ध करना ही क्या है? डायलिसिस है। वही यहाँ पर है, किसी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि ही क्या है? अपोहन है। करते क्या है इसमें? एक चमड़े का यानी चर्म पत्र का थैला लेते हैं,
इस तरह का कुछ भी मान लो, कोई ऐसा एक थैला ले लिया यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए चर्म पत्र का एक थैला हमने ले लिया। अब इसमें क्या कर दिया, वो कोलाइडी विलेन भर दिया। जिस कोलाइडी विलेन को हमें फिल्टर कराना है, साफ़ करना है, उस कोलाइडी विलेन को हमने इसमें भर दिया, वही गंदा संदा विलेन। इसमें क्या कर दिया, ये पानी का भरा टैंक है जिसमें पानी का फ्लो लगातार होता जा रहा है। ठीक, अब ये एक समय में नहीं हो जाता, इसको 1-2 दिन के लिए रखना पड़ता है। अब हम पता चला 1-2 दिन के लिए इसको रखेंगे तो इसमें जो कोलाइडी विलेन में कण होंगे गंदगी के, वो कहाँ आते हैं, किनारों पर बैठने लगते हैं, जमते हैं, आप जानते हो, जमेंगे। अब जमेंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आए, थोड़े शैतान थे, अब बाहर झांक रहे हैं, अच्छा देखें क्या है, नहीं, अब पता चला हवा का बहाव इतने तेज था कि साथ में उड़ गए। कभी ट्रेन है, जैसे हवाई जहाज़ है, मतलब हवाई जहाज़ खिड़की खोल के झांकने लगो, अब पता चला क्या होगा, थोड़ी देर बाद मुंह निकाला, पूरा शरीर बाहर गया। ठीक है, तो इनके साथ भी वही होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आए और बड़े आराम से झांक रहे थे बाहर, अच्छा देखें जरा बाहर क्या हो रहा है, तब तक यहाँ पर पानी का फ्लो है, बहा ले गया। अब वो मूवी अलग है, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग है, किसमें क्या दिखा दें पता नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये बेचारे बड़े प्यार से झांक रहे थे कि देखिए हो क्या रहा है, और जो पानी का फ्लो था, जो बह रहा था पानी, वो इनको बहा ले गया। इस तरह से 2, 4, 5 दिन में प्रोसेस ये लगातार चलता रहता है, झांके बहा ले गया, जगह खाली हो गई, दूसरा वाला अच्छा जगह खाली है, लाओ हम भी झांक के देखें, वो भी झांके, उनको भी ले गया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो जाता है इस प्रोसेस में, ये जो इस विलेन था इसके अंदर कोलाइडी गंदगी युक्त, वो धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन में उसकी पूरी गंदगी साफ़ हो जाती है और इसके अंदर एक शुद्ध विलेन हमको प्राप्त हो जाता है। बस यही विधि क्या है, अपोहन है। समझ पाए, एक चर्म पत्र का थैला लिया, उसमें जिस कोलाइडी विलेन को शुद्ध करना है उस कोलाइडी विलेन को भर दिया, उसको बहते हुए पानी में रख दिया 2, 4, 5 दिन के लिए। जब थोड़ा नॉर्मल होगा तो कण कहाँ आएंगे, जब उसकी तली पे बैठने की कोशिश करेंगे और तली से बाहर की तरफ निकलेंगे। जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो पानी उनको बहा ले जाएगा और इस तरह से हमको 2, 4, 5 दिन में, ये 1 घंटे 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, 2, 4, 5 दिन में हमको क्या मिलता है, शुद्ध विलेन प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, अब इतना ही, अब ये कल हम लिखाएंगे इसको पूरा। ठीक।